नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 688 हासिल करने वाले राहुल कुमार जी। राहुल जी के बारे में बता दूं तो 64th बीपीएससी में इन्होंने रैंक 31 हासिल की है एंड ही वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर एसडीएम। और आई एम श्योर ये साल राहुल जी के लिए काफी स्पेशल है। 64th बीपीएससी रिजल्ट के बाद अब यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट जिसमें आपने अपनी जगह फाइनल लिस्ट में बना ली। तो कंग्रेचुलेशंस राहुल फॉर हैविंग अ स्प्लेंडेड ईयर। थैंक यू। राहुल जी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 64th बीपीएससी के बाद यूपीएससी सीएससी रिजल्ट पे भी आपने अपना परचम फहराया है। किस तरीके से अभी फीलिंग है? अभी आपने ये भी बताया कि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी इंटरव्यू आपका पेंडिंग है, तो हाउ डू यू फील राइट नाउ? No, I was feeling very joyful after the result क्योंकि हर बार मैंने लास्ट 3 इंटरव्यूज दिए थे। 3 इंटरव्यू देने के बाद जब फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आप उस समय काफी डिप्रेस फील करते हो। आप जितना मेहनत करते हो नहीं आता है। तो इस साल जितने भी एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी हाई, आई एम फीलिंग वेरी जॉयफुल कि हाँ ठीक है, चलो अब हो रहा है, कुछ तो हो रहा है लाइफ में। मेहनत रंग ला रही है। जितनी भी तपस्या करनी थी वो हो चुकी है। अब सक्सेस का होने का समय है, सक्सेसफुल होने का। जी। राहुल जी, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आने से पहले? देखिए, मैंने जो मेरा स्कूलिंग हुआ है वो बिहार में ही हुआ है। मैंने 10th जो है वो डीवी पब्लिक स्कूल से ही करा था और 12th जो है वो समस्तीपुर से किया था, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल। मेरे पापा भी सर्विसेज में रहे हैं, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर रहे हैं, तो हमेशा उनका ट्रांसफर हुआ करता था। तो मेरा भी एक तरीके से स्कूल का ट्रांसफर होता रहा, अलग अलग स्कूल में मैं चला गया। और 2008 में मैंने आईआईटी जेई का पेपर दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं आईआईटी कानपुर चला गया बीटेक करने को। वहाँ से मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही बीटेक करा। 2013 में पास आउट हुआ मैं वहाँ से। और उसके बाद से मुझे यही मन था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ। तो मैं इसका प्रिपरेशन उसके बाद से 2014 से मैंने स्टार्ट करा करना। और शुरुआती 2 साल 1 साल तो मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था यूपीएससी का, क्योंकि आई वाज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। कुछ नहीं पता था मुझे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं पता था। तो मैंने तैयारी करा। उसके बाद फिर 2016 में मेरे इंटरव्यू का कॉल आया और उस साल मैंने दिया। और इनफैक्ट अरविंद सक्सेना सर का बोर्ड था, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। बट रिटन में मार्क्स कम थे, नहीं हुआ। फिर 17 में भी मैंने इंटरव्यू दिया, फिर 19 में भी मैंने इंटरव्यू दिया। 3 बार इंटरव्यू दिया और नहीं हुआ। इस बार इंटरव्यू दिया तो अच्छा फील हुआ था इंटरव्यू लेके, तो इस बार हो भी गया। राहुल जी, सक्सेसिव अटेम्प्ट्स, फाइनल इन स्टेज तक पहुंचना, इंटरव्यू तक पहुंचना, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन से फाइनल लिस्ट में जगह ना बना पाना, क्या मोटिवेशन ऐसा था जिसने आपको 4th अटेम्प्ट तक, अगर हम यूपीएससी सीएससी की बात करें तो, सस्टेन रखा? मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा से जाने का मन था। जब मैं आईआईटी में नहीं गया था उस समय से मैं आईआईटी में गया था इसलिए क्योंकि मुझे करियर भी सिक्योर करना था एक तरफ से अपना। तो इसलिए मैंने आईआईटी ज्वाइन करा पहले। और आईआईटी से पास आउट होने के बाद मैंने प्लेसमेंट में बैठा नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। मेरा मन यही था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के सर्व करूँ। और ये सवाल मुझसे इंटरव्यू में भी उन्होंने पूछा था कि आप इसरो क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने यहाँ पर स्पेस इंजीनियर, आप उसमें सर्व कर सकते थे कंट्री को। बट वही है कि आप जब देखते हो अपने स्टेट को, जैसे मैं बिहार को देखता हूँ, तो काफी बाकी स्टेट के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि नहीं, आप ग्राउंड पे कर सकते हो ना काम। आप एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पे काम करोगे तो शायद आप वो ग्रास रूट लेवल पे बेनिफिट नहीं दे पाओगे। तो इसलिए कि मैंने कंटिन्यू करा सक्सेसिव फेलियर्स के बाद भी। राहुल जी, अब हम आपके स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने हर बार प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया है, आप इंटरव्यू स्टेज तक गए, तो यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो एक राइट डायरेक्शन में थी। क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी चारों अटेम्प्ट के लिए? सी स्ट्रैटेजी तो मैं प्रीलिम्स का पहले बताता हूँ, फिर मेंस और इंटरव्यू का मैं बताऊंगा। सिर्फ प्रीलिम्स में हर बार का स्ट्रैटेजी सिंपल ही रहा है मेरा। जैसा कुछ ज्यादा मैं पढ़ाई नहीं करता था प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में जो प्रिस्क्राइब बुक्स होते हैं जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, जो सबको पता है,
उन्हीं बुक से आप पढ़ करके आप जो उनके मेन मेन चीज होते थे, जैसे कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैं उनको देखा था कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका माइंडसेट क्या होगा बनाते वक्त, और उसके माइंडसेट के अनुसार मैं सोचता था। और जो फैक्ट्स है उसको रिवाइज करके जाता था कि अच्छा ये सब चीजें होती हैं जो करंट इन्वायरमेंट में हुई या पॉलिटी में हुई, जो भी। और जब मैं जाता था एग्जामिनेशन में, तो मैं उस समय ही देख करके चेक करता था कि अच्छा इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि जो बना रहा है वो क्या सोच के बना रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको नहीं आते और किसी को भी शायद नहीं आते हैं प्रीलिम्स में। वहाँ दूसरे कैंडिडेट करते क्या है कि वो शायद उस सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं छोड़ के नहीं आता था। मैं 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ प्रीलिम में हर बार। तो उसमें यही है कि मुझे ऐसा था, पता था कि अच्छा ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है तो इसका ये सोच के ही बनाया होगा। तो मैं उसमें करता था और हमेशा ही वो चीजें जो होते हैं ना, बेसिक इंस्टिंक्ट होता है वो सही होता था मेरा। जब आपके पास नॉलेज होता है, आपके आपने सारे फैक्ट्स देख रखते हैं, तो आप सोच पाते हो कि वो किस तरह से सोच रहे होंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। तो और हर बार मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता था। राहुल जी, ये आपने बहुत ही यूनिक बात बताया कि आप जितने भी क्वेश्चंस आते थे आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो एग्जामिनर क्या सोच के बना रहा है। राहुल जी, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की, और ये जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं टू ट्राई टू फिट इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, तो वो कैसे होगा? इसके लिए आपको जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन है वो उठा के देखना पड़ेगा, और आंसर्स के साथ कि आप किस तरीके से सोच रहे थे। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपने सोचा तो आप क्या सोच रहे थे, और जब आपने एक्चुअल आंसर देखा तो वो क्या है। आपको एक कुछ दिखेगा कि अच्छा ये आंसर अगर है तो वो क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसका जवाब एक्चुअली क्वेश्चन नहीं होता है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, जो प्रीलिम में जो लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन तो कोई नहीं बना सकता है, उसका आंसर उसी के क्वेश्चन में होगा। वो आपको सिर्फ समझना होता है कि यही है उसका आंसर, और वो आप नॉलेज से कर पाते हो कि अच्छा उन्होंने अपने पॉलिटी में ये पढ़ा है, और उन्होंने 2-3 जवाब ऑप्शंस तो ऐसे देंगे जो कि आप बिल्कुल ही आप रूल आउट कर सकते हो देखते ही, और आपको लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही होगा। तो वही आप अटेम्प्ट करके आते हो और फिर आपका सही होता है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूनिक बात है और सभी एस्पिरेंट्स जो हैं वो आपकी स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश करेंगे, एक किस तरीके से एजुकेटेड गेस मारना है और एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जब आप आंसर्स लिखते हैं तो क्या माइंडसेट होना चाहिए? देखिए मैंने जो अपना स्ट्रैटेजी था मेंस का, उसको हर एक पेपर का अलग स्ट्रैटेजी बनाया था। जैसे जीएस पेपर 1 है, उसमें तो ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो स्टैटिक है, या तो हिस्ट्री हुआ या मोस्ट ऑफ ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन स्टैटिक ही होता है, और सोशियोलॉजी के क्वेश्चन भी उसी तरह के होंगे। तो उसके आप अगर नोट्स बना लेते हो, एक बार ही मेहनत लगेगा लेकिन आप बना लोगे, तो आप एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर पाओगे सब चीज को। और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो मेंस में, वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता है, उस क्वेश्चन का कनेक्शन किसी और चीजों से भी होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर वो पूछ रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इंडिया उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अपोज करने में ब्रिटिश को, तो क्यों नहीं हो पा रहा था उसमें। तो आप अगर आंसर्स में ये भी बताते हो कि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उस समय पोलैंड में ये हो रहा था, इस कारण से बाद में ज्यादा प्रेशर पड़ा ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, इसलिए उन्होंने फिर थोड़ा लेनियंट हो गए थे वो। तो जब आप ये कनेक्शन बताते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा इसको जो है काफी वाइड नॉलेज है, इसको पता है कि वहां ये हो रहा था, यहाँ हो रहा था। तो आपको जो है आंसर जो लिखना है ना, उसमें आपको थोड़ा कनेक्शन बताना होता है इसमें। तो वो आप जब नोट्स बना रहे हो जीएस के, तो उसी समय आप नोट डाउन कर लो कि अच्छा उस समय ये था ये था। तो मैं इस तरह से नोट्स बनाता था, काफी छोटे छोटे नोट्स हिंदी टाइप के बनाता था मैं। और एक ही बार मैंने बनाया, ऐसा नहीं है कि मैं हर साल अलग नोट्स बना रहा था जीएस पेपर 1 के, वो वही नोट्स थे। तो ये तो उसका था। और ज्योग्राफी क्योंकि मेरा ऑप्शनल ही था, तो मैं उसका अलग से कुछ नहीं पढ़ता था, अलग से कोई बिना तैयारी किए जाता था और उसी अनुसार मैं लिखता था। सोशियोलॉजी का जो करंट अफेयर्स होता है मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसको थोड़ा नोट डाउन करता था, और सोचता था। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखता था और मैं सोचता था कि ये क्वेश्चंस का क्या जवाब हो सकता है। जो भी एस्पेक्ट्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट से या कास्टेज से या जो भी कम्युनलिज्म है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स को जॉट डाउन करता था और उसको थोड़ा मेमोराइज कर लेता था। और जब आप जाओगे एग्जामिनेशन में तो आपको बस उसी को एक्सपेंड करना होता है, तो सारे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड ही होंगे।
तो ये तो जीएस पेपर 1 का था। और पेपर 1 में आप एक चीज़ और भी पढ़ सकते हो ना कि जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप एक थोड़ा एक इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप आप साथ में रख लो। तो जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे आपको कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप मैप में आप लिख लो कि आपने यहाँ पर इस मोमेंट पे ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ। और वर्ल्ड में उसी टाइम पर जैसे 1910 में यहाँ इंडिया में ऐसा हुआ, तो इंग्लैंड में क्या हुआ था। तो आप उसको जब मैप पे लिखोगे ना, तो आप उसको मेमोराइज अच्छा कर पाओगे, आप कनेक्ट अच्छा कर पाओगे। और जब लिखोगे आंसर तो वो उस पर रिफ्लेक्ट होगा कि अच्छा इसको पता है। अगर हम जैसे आपने अभी बताया कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पैरेलल्स ढूंढने हैं, एक एनालिटिकल अप्रोच अपनानी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं आते जो आप पढ़ते हैं, आपको करंट अफेयर्स से, जो पास्ट इवेंट्स हुए हैं उससे लिंकिंग करना है। ये एक एस्पिरेंट किस तरीके से समझे, और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं स्पेसिफिकली। देखिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा ना कि वो सबसे पहले जब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को या किसी चीज़ को, तो वो काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ें, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको डीप में नहीं समझते हो कि अगर कोई मूवमेंट हुआ है, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ या सीडीएम हुआ या क्विट इंडिया हुआ, तो उसके पीछे का जो पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड है वो क्या है, तब तक आप कभी भी अच्छा आंसर लिख ही नहीं पाओगे। आप जो भी लिखोगे वो इस टाइप का लिखोगे कि पता चल जाएगा कि इसको ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये ऊपर-ऊपर से लिख रहा है, डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो आप तो पहले उसको थोड़ा डेप्थ नॉलेज दो, अच्छे से समझो उस चीज़ों को, और तब आप उसको कनेक्ट करो कि हाँ, वर्ल्ड में ये हुआ तो वो हुआ, तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, या अभी करंट में भी ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर अफ़गानिस्तान में वॉर हो रहा है, तो अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है, उसमें भी ब्रिटिश के टाइम पे ऐसे हुआ। तो आप तब उन चीज़ों पे कुछ लिख सकते हो, लेकिन पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पूरे, नहीं तो आप कभी नहीं लिख पाओगे। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है जब भी आप इस प्रिपरेशन में आए। ये हमने बात कर ली प्रीलिम्स और मेंस की, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। 4 इंटरव्यू, 4th सक्सेसफुल। ओवर द इयर्स किस तरीके से आपने अपने आप को मोल्ड किया टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं गलती क्या कर रहा था, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैंने इस साल क्या किया है। सी जो बाकी के पहले वाले जो 3 इंटरव्यूज़ थे, उसमें मैं नॉलेज पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था कि आपको सारे कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं, जो न नॉर्मली आपको कोई भी कोचिंग में बताएँगे कि आप अपना डैट का पूरा तैयारी कर लो, और ये बात सही है कि आपको डैट का पूरा तैयारी होना चाहिए क्योंकि वो पूछ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मुझे ऐसा लगा और जो इस साल मैंने किया भी है, वो है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल आपके डैड से पूछ सकता है, और आपको नहीं पता है, तभी भी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे नहीं पता है। जब आप ये बोलते हो कि मुझे नहीं पता है, उस समय जो आपका एक्सप्रेशंस होता है ना, उससे पता चल जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में डैट की तैयारी तो अच्छी तरह से होती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो उतना बिल्डअप नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं प्रेज़ेंट नहीं कर रहा था। इस बात का इंटरव्यू में मेरा बोर्ड जो है वो टीसीएनएन चलता था। तो उन्होंने भी जो क्वेश्चंस पूछे वो उसी टाइप से थे जैसे पहले पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार था ये कि मैंने प्रिपरेशन कर रखा था बोलने का, किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। कुछ क्वेश्चंस तो उन्होंने ऐसे पूछे जिसमें मैंने उनको बिल्कुल आउटराइटली मैंने उनको बोला, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आप एरोस्पेस इंजीनियर हो, आप इसरो में जाके काम कर सकते थे। आपको नहीं लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो, इस कारण से इसरो के चंद्रयान मिशन फेल हो रहे हैं, या जीएसएलवी का मिशन फेल हो गया अभी रिसेंट में, तो अगर आप इसरो में जाते तो ये सब मिशन फेल नहीं होते, फेलियर नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं इसको फेलियर तो मानता ही नहीं ना, ये फिर कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं मानते हो, अचीव तो नहीं कर पाए। मैंने बोला सर 95% तो अचीव कर लिए। तो ऐसे और भी 2 सवाल थे जिसमें ऐसा था कि मैंने बोला कि नहीं सर मैं तो एग्री नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपसे नहीं एग्री करता हूँ इस चीज़ में। तो वो चीज़ों से उनको रिफ्लेक्ट होता है कि अच्छा ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तभी ये बोल रहा है। कोई आदमी इतना कॉन्फिडेंट अगर नहीं रहेगा तो नहीं बोल पाएगा इस चीज़ को। तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप उनके बातों से एग्री नहीं कर रहे हो बहुत जगह पर, तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर ये मेरा व्यू है, और उसके पीछे का एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जस्ट आउट ऑफ व्हीम आपने बोला कि हाँ, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, कोई इसका रीज़न ही नहीं है कि आप क्यों नहीं बिलीव करते।
आपके पास एक लॉजिकल रीजन आप दो, तो आप में एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, आप में एक बिहेवियर है उस टाइप का, जो वो दिखना ज़रूरी है वो। राहुल जी, हमने आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज की बात की। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? सी स्टडी आईक्यू के काफ़ी जो वीडियोज़ होते हैं, जो यूट्यूब पे आते थे, वो वीडियोज़ को मैं देखता था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं। इनफैक्ट मेरा एक हॉबी भी है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना, जो मैंने यूपीएससी में मेंशन भी करा था। तो उन्होंने पूछा भी था कि आप कैसे वीडियो देखते हो? तो मैंने बताया था कि सर वैसे ही जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के वीडियोज़ होते हैं, वही मैं देखता हूँ। तो जो वीडियोज़ स्टडी आईक्यू वगैरह पे आते हैं, वो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते थे। मैं उनको देखता था और उससे कम समय में आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हो। शायद आप पढ़ोगे तो उतना नहीं सीख पाओगे, लेकिन वीडियोज़ देख के आप ज़्यादा कुछ सीखते हो। तो उस तरह से मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ करता था, यूज़ करता था अपनी पे। राहुल जी, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, आप कुछ टिप्स, सजेशन आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं 10th अक्टूबर को, उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, उसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उस दिन आप कुछ भी टेंशन लेके मत जाइए कि आपका होगा या नहीं होगा। आप बस ये देखो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी कैंडिडेट को 50 से ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आते होंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, मुझे मुझे खुद नहीं आते थे 50 से ज़्यादा, 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे मुझे। बाकी के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो आपको अपने इंस्टिंक्ट पे ही करना होगा कि आपको क्या लग रहा है, एग्ज़ामिनर ने क्या सोच के बनाया होगा। अगर आपको ये पता है, तो फिर आप कर लोगे। और मेरे हमेशा 120-130 से ज़्यादा नंबर ही आते थे प्रीलिम में, कम नहीं आए उससे। तो आप भी करोगे, शायद आपके भी आ जाएँगे और प्रीलिम हमसे क्लियर होगा। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, और मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस रहेगी जो भी एस्पिरेंट्स अभी प्रीलिम्स अपना देने वाले हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन राहुल जी, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।